नमस्कार। आज हम बंजर भूमि एवं मरु विकास कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में बंजर भूमि के लिए और जो डेजर्ट का जो एरिया है उन प्रदेशों में जो विकास के लिए क्या क्या कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। भौतिक दृष्टि से यदि देखें तो राज्य को अरावली पर्वत श्रृंखला ने उत्तरी पश्चिमी भाग में 2 भागों में विभक्त कर दिया है। लगभग मध्य से गुजरती है राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित 13 जिलों में से 12 जिले जो है मरुस्थलीय जलवायु वाले हैं। मरुस्थलीय दशाएं इन जिलों में पाई जाती है। विश्व में राजस्थान मरुभूमि ही एक ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे इतने अधिक पशु और इतनी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यानी कि जो थार का मरुस्थल, जो राज्य में जो मरुस्थल स्थित है जिसका नाम है थार का मरुस्थल, तो थार मरुस्थल विश्व का अकेला ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे इतनी जैव विविधता पाई जाती है, पशु पाए जाते हैं, मनुष्यों का जनघनत्व इतना अधिक पाया जाता है। अन्यथा अन्य मरुस्थलों में इतना अधिक जनघनत्व जो है वो नहीं पाया जाता, नहीं इतनी अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसीलिए राजस्थान का मरुस्थल जीव मरु प्रदेश के नाम से विख्यात है। इसे जीव मरु प्रदेश भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यह मरु प्रदेश सूखे एवं अकाल की समस्या से पीड़ित रहता है। वर्षा की कमी, ग्रीष्म ऋतु में पड़ने वाले तेज तापमान, इसकी शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के लिए उत्तरदायी। यहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है। जैसे जैसे हम पश्चिमी भाग की तरफ जाते हैं राज्य के, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा जो 10 सेंटीमीटर या उससे भी काफ़ी कम होती है। राजस्थान के मरु भाग में न केवल वर्षा कम होती है, इसका वितरण भी असमान है। यानी कि वितरण असमान का मतलब ये है कि कुछ स्थान तो ऐसे जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, कुछ स्थान ऐसे जहाँ पे वर्षा अत्यंत ही कम होती है। इसके अलावा खंड वृष्टि भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। तो वर्षा का कम होना, वर्षा वितरण में पाई जाने वाली असमानता, अनिश्चितता, ये जलवायु की ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने यहाँ की मानवीय क्रियाओं को अत्यधिक प्रभावित किया है। यहाँ के जो लोगों की जो अर्थव्यवस्था है वो भी इससे प्रभावित होती है। मरु भूभाग के विकास के लिए जरूरी है कि निम्न तथ्यों का समावेश किया जाना चाहिए, यानी निम्न कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। जैसे भूमिगत जल का प्रबंधन के अनुरूप विदोहन। भूमिगत जल जो है वो मरु प्रदेश में काफ़ी कम पाया जाता है, जिसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे वर्षा कम होती है तो भूमिगत जल कम होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि भूमिगत जल है उसका उपयोग समुचित उचित रूप से किया जाए, उसका अधिक अंधाधुंध विदोहन नहीं किया जाए, उसका प्रबंधन किया जाए। बालू के टिब्बों का स्थिरीकरण करने हेतु वनस्पति का आवरण प्रदान करना तथा वृक्षारोपण को अपनाना। जो बालू के टीले हैं वो निरंतर आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, खेतों को नष्ट कर देते हैं, फसलों को नष्ट कर देते, तो उन बालू के टिब्बों को स्थिर करने हेतु वहाँ पे वृक्षारोपण करना चाहिए, वनस्पति का आवरण लगाया जाना चाहिए। चारे के उत्पादन हेतु चरागाहों का विकास। इस क्षेत्र में पशुपालन जो है वो मुख्य आर्थिक क्रिया होती है और पशु जो है उनके चरने के लिए चरागाहों का विकास किया जाना चाहिए। पशुधन का विकास था पशुपालन। मरुभूमि में जो बंजर भूमि है इनमें कृषि कार्य इतना अधिक सुगमता से करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पशुधन का विकास किया जाना चाहिए। पशुपालन की जो उद्यम है उसको महत्व प्रदान किया जाना चाहिए। मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी में जिन तत्वों की कमी है उनकी पूर्ति करनी चाहिए, मिट्टी को अपरदन से बचाया जाना चाहिए। भूमि उपयोग क्षमता में वृद्धि करना तथा शुष्क खेती, जहाँ पे वर्षा कम होती है तो वहाँ पे शुष्क खेती द्वारा कृषि का विकास किया जाना चाहिए। मरुस्थलीय प्रसार रोकने हेतु प्रयास, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरुभूमि यानी मरुस्थल का निरंतर जो विस्तार पूर्व की तरफ बढ़ रहा है उसको निरंतर रोकने की तरफ प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन जो बालू के टिब्बे हैं उनका स्थिरीकरण किया जाना चाहिए। राज्य में मरु विकास के जो प्रमुख कार्यक्रम हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मरु विकास की दृष्टि से यह योजना सभी विकास कार्यक्रमों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक बहुउद्देशीय योजना है जिसमें वृक्षारोपण, सिंचाई, पशुपालन, विभिन्न कार्यक्रम इसमें शामिल किए गए हैं।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा जल वितरण से रेगिस्तानी भाग में नमी की मात्रा में वृद्धि हुई है। कृषि कार्य किया जा रहा है। गंगानगर हनुमानगढ़ इसका अच्छा उदाहरण है, जो राज्य के अनागार का रूप ले रहे हैं। अनागार का रूप इन जिलों ने ले लिया है। और नमी के बढ़ने से वृक्षारोपण जो हो रहा है उसकी वजह से बालू का स्तूप की स्थिरीकरण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई है। मरु विकास कार्यक्रम, इस श्रृंखला में जो दूसरा प्रोग्राम जो चलाया गया है सरकार के द्वारा वह है मरु विकास कार्यक्रम। यह जो कार्यक्रम है वह वर्ष 1977 से केंद्र सरकार की 100% सहायता से प्रारंभ किया गया था। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मरुस्थल के विस्तार को रोका जाए, मरु क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जाए। इस कार्यक्रम हेतु 1 अप्रैल 1999 से कोष आवंटन का जो तरीका बदल दिया गया। पहला ये 100% केंद्र पर आधारित था। अभी इसमें जो कोष आवंटन में 75% केंद्र सरकार है तथा 25% राशि जो है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। यह राशि सीधे ही जिला परिषद को जारी की जाती है। वर्तमान में यह कार्यक्रम राज्य के 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 विकास खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। उनका विवरण निम्न प्रकार के कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि एवं जल संरक्षण का कार्य, भूजल का अन्वेषण करना, उसका उचित दोहन करना, चरागाहों का विकास करना, वनों का विकास और सिंचाई का कार्य, डेयरी विकास यानी पशुपालन पर जोर देना, राष्ट्रीय मृदा उद्यानों का निर्माण किया गया है। पशुओं के स्वास्थ्य हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। सिल्वीपास्टोरल रोपण स्थली का विकास, टीलों का स्थिरीकरण किया जाना। तो ये कुछ कार्यक्रम है जो मरु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में किए जा रहे हैं। अगला कार्यक्रम है मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम। ये 1999 से 2000 से संचालित है। ये भारत सरकार की भागीदारी से, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 75% जो है वे वहन किया जाता है। और ये राज्य के 10 मरुस्थलीय जिलों में चलाया जा रहा है और इसमें टीबा स्थिरीकरण कार्यक्रम को प्रधानता दी गई है। अगला है मरुगोचर योजना। राज्य के मरुस्थलीय जिलों में पारंपरिक जल स्रोतों की बहाली एवं प्रभावी सूखा आरक्षण के अन्य उपाय करने हेतु केंद्र सरकार की ये योजना है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा 75% जो है वो सहायता दी जाती है और ये 2003-04 के बजट से राज्य के 10 मरु जिलों में चलाया जा रहा है। ये हमने अभी जो कार्यक्रम बात की थी वो मरु विकास के लिए जो कार्यक्रम संचालित किए जा रहे थे। अब अगला जो है वो बंजर भूमि की, बंजर भूमि किसे कहते हैं और बंजर भूमि के विकास हेतु राज्य में क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बंजर भूमि की परिभाषा करते हुए राष्ट्रीय यानी बंजर भूमि विकास बोर्ड ने बताया कि बंजर भूमि वह भूमि है जो जल एवं मिट्टी के उचित प्रबंधन के अभाव में जल एवं वायु द्वारा अपरदित हो रही है, तो इसकी भौतिक तथा रासायनिक गुणवत्ता में मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप गुणात्मक ह्रास हो रहा है और जिसको उचित तरीके से अपनाकर वनस्पति उगाने योग्य बनाया जा सकता है। यानी कि बंजर भूमि का अपरदन जल के द्वारा, वायु के द्वारा किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि इनका अच्छी तरह प्रबंधन नहीं किया गया है और इनकी जो गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। लेकिन यदि इनका उचित प्रबंधन किया जाए तो इनमें कृषि किया जाना संभव है। बंजर भूमि के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि तथा कृषि अयोग्य बंजर भूमि यानी दोनों ही भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पर्वतीय क्षेत्रों में झाड़ियों तथा बिना झाड़ियों वाली उच्च भूमि तथा साथ ही बंजर चट्टानी भूमि की अधिकतर दृष्टिगोचर होती है। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे चट्टानी भूमि है जिसपे कृषि कार्य संभव नहीं है। झालावाड़, कोटा, बारां, बूंदी, धौलपुर, जयपुर और अलवर जिले में हम देखते हैं कि बंजर भूमि का विस्तार जो है बीहड़ भूमि के रूप में है। बीहड़ किसे कहा जाता है कि जब जल के द्वारा जो किसी भी प्रदेश में या धरातल का या मृदा का जो लंबवत जो अपरदन किया जाता है, कटाव किया जाता है अवनालिकाओं के रूप में, जिसकी वजह से भूमि अत्यंत उबड़ खाबड़ हो जाती है, ऊंची नीची हो जाती है, तो ऐसी भूमि बीहड़ भूमि कहलाती है। तो ऐसी भूमि असमतल होती है, उबड़ खाबड़ होती है, तो ये कृषि कार्य योग्य नहीं रहती।
पश्चिमी राजस्थान में हम देखते हैं कि तली रण क्षेत्र और लवणीय भूमि की अधिकता है। राजस्थान में पारिस्थितिकी का संतुलन, पर्यावरण सुधार एवं वनोत्पादों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बंजर भूमि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं और इस हेतु राष्ट्रीय बंजर भूमि बोर्ड की स्थापना की गई है। कब की गई है? 1960 में। राज्य के 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इस बंजर भूमि को भूमिहीन कृषकों एवं व्यक्तियों को आवंटित किया गया है ताकि इसे कृषि योग्य बनाया जा सके। तो जो भूमि जो है बंजर, उसको किसको आवंटित किया गया? ऐसे लोग या ऐसे कृषक जिनके पास भूमि नहीं है तो उनको ये आवंटित कर दी जाती है, जिससे वो इस पे प्रयास कर सके, मेहनत करके इसको कृषि योग्य बनाया जा सके। भूमि विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का है। राजस्थान में बंजर भूमि विकास हेतु अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से कार्यक्रम है। सामाजिक वानिकी योजना, बंजर भूमि का भूमिहीनों को आवंटन, ऐसे लोगों को जिनके पास भूमि नहीं उनको बंजर भूमि प्रदान कर दी जाती है ताकि वो उसमें मेहनत करके उसको कृषि योग्य बना सके। एकीकृत प्रतिभूमि विकास योजना, तो बंजर भूमि विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो है वो राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों के अलावा भूमि एवं जल संरक्षण प्रयास किए जा रहे हैं। चरागाहों का विकास किया जा रहा है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं जो है वो राज्य में चलाई जा रही है। इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा राज्य में भूमि विकास हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, जो मरु क्षेत्र है, उनका आर्थिक विकास किया जा सके, क्योंकि इन क्षेत्रों में जल की कमी पाई जाती है। तो सिंचाई परियोजना के माध्यम से यहाँ पे कृषि का विकास किया जा सकता है। भूमि जल संरक्षण यानी भूमि को अपरदन से बचाया जाए, भूमि उच्च गुणवत्ता वाली ऊपरी जो परत है उसको कटाव से बचाया जा सके। जल का संरक्षण, भूमिगत जल है उसको बढ़ाना है और इसके अलावा भूमिगत जल जो है उसका विदोहन उचित तरीके से किया जाना चाहिए। तो राज्य में विभिन्न प्रकार की बंजर भूमि है, बीहड़ भूमि भी है, कहीं पे लवणीय भूमि के रूप में, कहीं पर ये पथरीली भूमि के रूप में, यानी अलग अलग जो है वो रूप में मिलती है। लेकिन इनका जो विकास है वो हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप तथा पर्यावरण में संतुलन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो आज हमने राज्य में किस प्रकार से मरुभूमि जो है उसका विकास किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, बंजर भूमि किसे कहते हैं और बंजर भूमि विकास हेतु राज्य में क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इनके बारे में बात की। धन्यवाद।